तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी सर हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है उसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसको, जो भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर अगर इस 1/2 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे, 2 1 जा 2 और 1 प्लस हो गया कितना हो गया सर 3/2 प्लस ये तो पहले से ही कन्वर्टेड है तो 1/7 मल्टीप्लाई सर 10 टू जे कितना 20 और ये कितना हो गया 1 प्लस हो गया कितना हो जाएगा 21 तो 21/2 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 5 तो 5/2 डिवाइड बाई 4 बन जा 4 और 4 में 3 प्लस हुआ तो कितना हो गया सर 7 और ये हो गया 7/4 का या जिसे क्या कहते हैं सर ऑफ 3 बन जा 3 और 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया 4 तो 4/3। आप सभी को एक छोटा सा रूल पता होगा, बहुत छोटा सा रूल है वी बोर्ड मास, जिसमें आपके पास में यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं सर। अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करें तो यहाँ पे पता चलता है कि सर एक हमारे पास में एडिशन है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, इसके अलावा डिवाइड है, इसके अलावा का या ऑफ हमारे पास में लिखा हुआ है। आपको पता चला सर इसमें बाकी सब तो है, एडिशन भी है और इसके साथ में ऑफ भी है, ब्रैकेट और विनिकुलम तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो हम सोल्व करेंगे वो का या ऑफ को सोल्व करेंगे। और अगर का या ऑफ को अगर आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले इसका मतलब कि ये वाला सोल्व होगा सबसे पहले, क्योंकि का या ऑफ कहाँ पे लिखा हुआ है सर, इन दोनों के बीच में। अब आप सभी को पता है कि सर का या ऑफ जो होता है उसको मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्योंकि ऑफ या का अगर हमको गणित में लिखना होगा या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर, मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई 4/3 बोलो। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस इनका इनका इतना डिफरेंस है कि ओ पहले होता है और मल्टीप्लाई बाद में होता है, बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही बात है। हाँ तो मल्टीप्लाई तो लिखा है मैंने। अभी आप किसकी बात कर रहे हो, मैं भी लास्ट वाला सोल्व करवा रहा हूँ, आप उधर चले गए। पहले का या ऑफ को तो सोल्व कर लें। अरे सब साथ में नहीं होंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे हम, है ना। रुको एक मिनट, यहाँ क्या हुआ कि सर ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, बाकी सारे आपके कैसे रहेंगे सर, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, बाकी कुछ में कोई चेंज नहीं होगा। माइनस ये 21/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 3/2 ये रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आप थोड़ा सा इसको पहले इसलिए मत करना क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तो अभी तो ठीक है, यहाँ तो माइनस है, कई बार हो सकता है कि यहाँ पर डिवाइड हो और आपने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिवाइड वाला गलत हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, इसको ऐसे ही याद रखो कि सर हमें पहले ऑफ को सोल्व करना है, फिर हम इस मल्टीप्लाई पे जाएंगे। पहले डिवाइड करके फिर इस मल्टीप्लाई पे जाएंगे। कई बार क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर अभी तो माइनस था, यहाँ पर डिवाइड होता तो आप तो इन दोनों को पहले सोल्व कर देते, जबकि पहले इससे पहले किसका नंबर आना था, पहले इसका नंबर आना था, इसका होने के बाद में ये सोल्व होता, है ना। इसलिए कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। तो एक काम करो, आप ऐसे ही याद रखो इसको कि पहले सर ऑफ को करेंगे, इस मल्टीप्लाई के साथ में कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये अपनी हैबिट रहेगी, वही हैबिट हमारे एग्जाम में काम आती है। जो आज हम अपने साथ हैबिट बनाएंगे ना, यही हैबिट आपकी फिर वहां एग्जाम में रहेगी। इसलिए हम हैबिट ऐसी बनाएं कि जो हमें कम से कम हमारी गलतियां करवाए। ठीक है, तो हम हैबिट में क्या डालेंगे कि पहले ऑफ को करेंगे, मल्टीप्लाई के टच भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सर 4 से 4 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कल भी सिखाया था ना, ऐसे क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका इसमें डिवाइड हो सकता है, इसका इसमें डिवाइड हो सकता है, इसका इसमें डिवाइड हो सकता है। अब हुआ क्या, लेट हो गया मेरे लैपटॉप में।
अब सर यहाँ पर आपने कल भी सिखाया था कि अगर इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें और ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर 4 का 4 में डिवाइड हो रहा था, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो किधर भी लिख दो 1, चाहे इधर लिख दो चाहे 1 इधर लिख दो, दोनों बात एक ही है। इधर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक काम करो फिर सर, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इधर न्यूमरेटर से अंश को और आपके पास में जो हर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखा सर 3/2 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 21/2 माइनस 5/2 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, ये रहेगा सर हमारे पास में। अब आपको पता है कि अब किसका नंबर आएगा सर, अब आएगा सर डिवाइड का, डी फॉर डिवाइड आएगा। आपको कल भी मैंने सिखाया था कि अगर आपके फ्रैक्शन में डिवाइड होता है तो वो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, वो हमारा डिवाइड कन्वर्ट होके किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड के जो राइट साइड में नंबर लिखा होता है उसका क्या हो जाता है सर, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, यानी उसको मार देते हैं पलटी और पीछे वाला नंबर हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। तो फिर एक बात बताओ कि इस पूरा मत लिख लो, पीछे वाला पूरा मत लिखो, क्योंकि बार बार अपना बहुत टाइम ऐसे तो चला जाएगा ना, इतना लिख के छोड़ दो। ये इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा सर, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, क्योंकि अंश को अंश से गुणा कर लिया और हर को हर से गुणा कर लिया। हमने क्या कर दिया सर, जो भी हमारे पास में दोनों अंश थे उनको अंश से गुणा कर दिया और जो हमारे पास में हर थे उन हर को आपस में गुणा कर दिया, क्योंकि कोई भी किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो रहा था। तो इसका कितना आ गया, 15/14। इस पूरे का आंसर कितना आ गया सर, 15/14 आ गया ना इस पूरे का आंसर। तो ये यहाँ पर कितना हो गया सर, -15/14। तो यहाँ से हो गया 21/2, इधर हो गया -1/7 यहाँ पर हो गया, -1/7 इधर प्लस 3/2। अब आप कहोगे सर ये वाली स्टेप तो नहीं लिखी, कोई बात नहीं, इसको हम जब सोल्व नहीं करना क्यों लिखे, अपना टाइम बच गया ना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं सर, इस बार नंबर किसका आएगा सर, इस बार आएगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि अब तो मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। तो मल्टीप्लाई आएगा तो फिर मल्टीप्लाई में कुछ डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दो। हाँ सर डिवाइड हो रहे हैं ना, जैसे 7 और 21 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब आपको पता कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये तो सर 3/2 तो ऐसा कैसा रहा, इधर 3 1 जा 3, नीचे की तरफ कितना होगा सर, 2 × 1 2 1 जा 2, माइनस के सर 15/14। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास में एक फ्रैक्शन की प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। 2 2 और 14, इन तीनों का आप एलसीएम कर लो, क्योंकि सर हमें पता है कि जो भी हमारे पास में हर रहेंगे हम उनका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड किया 1 1 और 7, फिर सर 7 का डिवाइड किया 1 1 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 इजिकल टू कितना हो गया सर, 14। यहाँ पे आपके पास में एलसीएम कितना आया, 14। 2 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो सर 7 टाइम आएगा, 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर, 21। प्लस 2 का फिर से डिवाइड किया 7 टाइम, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस 14 को 14 में डिवाइड किया 1 और 15 से मल्टीप्लाई किया तो सर 15 1 जा 15। अब क्या होगा सर, अब छोटा सा काम है सर, एक हमारे पास में 21 है, एक 21 है और एक -15 है। कर दीजिए सर तीनों को माइनस, 21 और 21 कितना, 42, 42 में से माइनस कितना करेंगे 15, ये 3 ये 12, 12 - 5 तो कितना हो जाएगा 7, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया सर हमारे पास में 27/14, ये हमारे पास में आंसर रहा। देख लेते हैं कि आपके पास में 27/14 है, नहीं सर कहीं भी नहीं लिखा हो, देखो कहीं भी नहीं लिखा हो ना 27/14, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, नहीं सर सबके सब सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। और सर जब भी सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम भी फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, चलिए फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सर आप एक काम करो, इस 14 का 27 में डिवाइड कर दो, 14 1 जा 14, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा सर, हमारे पास में रहेगा 13। चलिए आप एक काम कीजिए, एक यू बनाइए इधर से लेकर ऐसे, सबसे पहले लिखेंगे सर 1, उसके बाद में आ जाएगा सर ये 13 और उसके बाद में कितना आ जाएगा 14। तो सर 113/14 हमारे पास में क्या रहेगा आंसर, तो चेक कर लीजिए 113/14 ये रहा सर ऑप्शन नंबर 3, जो इसका क्या रहेगा एकदम से आपका एक राइट आंसर रहेगा। दोबारा एक बार देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है सर, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो गई, वो कोई इश्यू नहीं है। सर पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी सबको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, सबको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर सर ऑफ या का नंबर आया, भी बोर्ड मास का यूज किया, उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 4 का 4 में डिवाइड किया सर 1 टाइम,
7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 3 को 1 से किया सर 3। अब यहाँ पे पता चला कि इसके बाद में जो नंबर है सर डिवाइड का, डिवाइड कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, डिवाइड के राइट साइड वाला था उसको हमने कर दिया रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, या उसको पलटी लगा दी, तो इसका सर 7/3 को 3/7 लिख दिया। सर 5 3 से कितना हो गया 15, 2 7 से कितना हो गया 14, ये हो गया। इसके बाद में सर यहाँ पे तो आपने लिख दिया सर 15/14, ये माइनस का माइनस रहा, इधर सर 7 और 21, 7 और 21 मल्टीप्लाई था इसलिए इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो आएगा अब नंबर, तो 7 3 से 21, तो 3 बन जाए 3, 2 बन जाए 2, ये 3/2 प्लस 3/2 माइनस 15/14। अब क्या हुआ सर, इस 2 का इसमें डिवाइड किया 7 टाइम, 7 को 3 से किया 21, 2 का 7 में 7 3 से 21 माइनस 14 का 1 टाइम और ये 15, इन दोनों को प्लस किया सर 27/14, जिसको हमने जब डिवाइड करना स्टार्ट किया तो सर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 113/14, ये हमारा छोटा सा आंसर रहा। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ टर्म्स लिखी हुई थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सर जो स्कूल का टाइमिंग था या जो स्कूल की जो टोटल डेज थे वो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी सर, 16 जुलाई 2019 ये हमारा स्टार्टिंग डेट था। 16 जुलाई 2019 ये हमारा सर स्टार्टिंग डेट था, और यहाँ से स्टार्ट करके हमने कब तक हम हमारे स्कूल में पहुंचे, तो वो रहा सर 13 अप्रैल और 2020, इस डेट तक हम क्या करें सर, हमने स्कूल में पार्टी गए थे। ठीक है, अब देखना यहाँ से सर सबसे पहले हमें टोटल डेज काउंट करने होंगे, तो टोटल डेज काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिखते हैं। तो सर स्टार्टिंग डेट जो थी वो सबसे पहले 2019 ईयर का लेंगे कि सर सबसे पहले हम जब 2019 में या 2019 में कितने डेज हमने स्कूल में गए, ये पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सर स्टार्टिंग डेट थी हमारी जुलाई में 16 जुलाई, ठीक है, ये 2019 लिख दे तो बार बार लिखना नहीं है। 16 जुलाई से लेकर सर 31 जुलाई, एक तो ये रहा हमारे पास में। उसके बाद में सर जुलाई के बाद में अगस्त आ गया तो 1 अगस्त, या अब 31 जुलाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 31 जुलाई नहीं लिखेंगे क्योंकि 31 जुलाई तो वही एंड हो गया। 1 अगस्त से लेकर सर 31 अगस्त तक। उसके बाद में अगस्त के बाद में सितंबर, तो 1 सितंबर, 1 सितंबर टू कितना सर 30 सितंबर, क्योंकि सितंबर हमारा 30 डेज का होता है। उसके बाद में अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू कितना सर 31 अक्टूबर। उसके बाद में 1 नवंबर, और 1 नवंबर से कहाँ तक सर 30 नवंबर तक, क्योंकि 30 डेज होते हैं नवंबर में। उसके बाद में 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यहाँ तक हमने स्कूल में काउंट किए। तो सर हमने 2019 में तो इतने डेज हमने काउंट किए। अब सर जब 31 दिसंबर हमारे पास में पहुंच गया, तो हम कौन से ईयर में चले गए, जब 31 दिसंबर हमारे पास में हो गया तो हम चले गए सर 2020 में। अब सर 2019 के तो हमने टोटल डेज काउंट कर ही लिए, 2019 के टोटल डेज काउंट कर लिए, इनको मैं इधर लिख लेता हूँ ना, अपने पास में थोड़ी जगह भी रह जाए। सर 2019 के टोटल डेज हो गए। इसके बाद में किसके फाइंड आउट करें सर, 2020 के, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में कौन सा आ जाएगा 2020 हो जाएगा ना, तो ये लो सर 2020, और 2020 की अगर हमें पता करना हो तो क्या करेंगे सर, वही हमेशा पहले जैसे स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से, 1 जनवरी, और 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक सर 31 जनवरी। उसके बाद में सर 1 फरवरी से, और 1 फरवरी से कितने डेज सर 28 की 29। चलिए सर पता करो कि लीप ईयर है या नहीं, तो पता चला कि सर 2020 एक नॉर्मल ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं है, उसमें 4 का डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 4 किया तो पता चला लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड हो रहा है, तो ये लो सर 4 का डिवाइड, मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो फेब्रुवरी कितने डेज की होगी सर 29 डेज की फेब्रुवरी होगी हमारे पास में, क्योंकि लीप ईयर के लिए यही तो करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर हो जाता है। इसके बाद में कितना सर फेब्रुवरी के बाद में मार्च, तो 1 मार्च, और 1 मार्च में कितने डेज हो गए सर 31 मार्च तक। उसके बाद में कहाँ तक हमने हमने सर 30 अप्रैल तक हमने स्कूल में गए थे, तो 30 अप्रैल तक हम स्कूल में गए, तो 1 अप्रैल से लेकर कितने सर 30 अप्रैल तक, ये हमारे टोटल डेज हैं जो हम स्कूल में डेली के डेली हमें जाना था, ये हमारे टोटल डेज थे जिनमें हमें स्कूल में हमें जाना था, ये हमारे टोटल डेज थे।
अब इसमें से चेक करते हैं, पहले तो इनको प्लस करते हैं कि ये टोटल डेज कितने हुए। तो सर पहले यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो पता चला कि सर 16 से 31 तक, 16 से अगर आप 31 तक अगर फाइंड आउट करो तो आपके पास में होते हैं सर 15 डेज, तो यहाँ पर होते हैं, ये इधर डेज लिख रहा हूँ, ओके, डेज दिन। अरे 15 होंगे, 16 नहीं होंगे, 15 से स्टार्ट होते हैं, आप काउंट कर लो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चलिए सर ये 16 हो गए ना अपने पास में डेज, सॉरी ये कोई बात नहीं, ये सर 16 डेज हो गए हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में 16 डेज हो गए क्योंकि उसमें ये 31 और 16 दोनों डेज काउंट हो जाएंगे ना, दोनों डेज जब काउंट होंगे तो उसमें 16 डेज हो जाएंगे। तो सर ये हमारे पास में हो गए 16, काउंट तो सही किया ना, ठीक है। इसमें कितने डेज हो जाएंगे सर, यहाँ पर हो जाएंगे सर अपने पास में 31 डेज यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पर 30 डेज हो जाएंगे। और ये कितने हैं सर, ये हमारे पास में 31 डेज। इधर कितने हैं सर, 30 डेज। यहाँ कितने हैं सर, 31। इनका भी एक काम करते हैं, इनका भी ये हटा देते हैं ना। ये कितने थे, 16, 31, 30, 31, ओके। और इधर कितने डेज हो जाएंगे सर, इसमें हो गए 31 डेज, इसमें कितने 29, इसमें कितने 31 और इसमें कितने 30। चलिए टोटल प्लस कर लीजिए कितना कितना होगा। सर एक काम करो, अलग अलग कर लो, थोड़ा जल्दी हो पाएगा, तो इनको एक बार अलग प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 6, 7, 8 और 9, छोटे छोटे प्लस है बस। 3, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 3 जा 15 तो ये हो गए, और 1 कितना हो गया 16, तो इधर हो गए। इधर फाइंड आउट किया तो कितना आया सर, 9, 10, 11, 1 यहाँ पर कैरी ऊपर आ जाएगा, 3, 3, 6, 3, 9, 10 और ये कितना हो गया 12, 121। तो टोटल डेज प्लस कर लें अब प्लस कर लें टोटल डेज कि सर हमारे पास में टोटल डेज कितने हुए। चलिए सर यहाँ पे प्लस करते हैं, है ना, इधर प्लस कर लेते हैं टोटल डेज का, जूम कर लेते हैं ना। सर जब यहाँ पर हमने अगर प्लस करें कि हमारे पास में टोटल डेज कितने हुए, तो टोटल डेज सर एक तो कितना है हमारे पास में 169 और 121। तो 169 तो 2019 के थे और 121 2020 2020 के थे। दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 121, 9 और 1 10 कैरी, 6 2 और 1 9 और 2। तो टोटल आ गया सर हमारे पास में 290 डेज। अब आप ये मत करना सर कि सर हम 290 डेज ही हम स्कूल में गए, नहीं, क्योंकि आपको कुछ वेकेशंस दी हुई थी बीच में। अब वेकेशंस का फाइंड आउट करते हैं। सर पहला ये लिखा हुआ था कि एवरी मंथ में, यानी कि हर महीने में सर हमारे पास में 4 संडे, 4 संडे, और उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 1 to 15 डेज तक तो आएंगे सर 2 संडे, और 16 to 30 या 31, 16 to 30 या 31 वहां तक होंगे सर 2 संडे, ठीक है। तो अब आपको ये पता करना है कि हर महीने में या एवरी मंथ में कितने संडे थे आपके पास में। तो यहाँ देखो यही अपने यही होता है माइंड चेक करना, यही माइंड चेक होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले काउंट करते हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सर 10 मंथ है तो 40 संडे हो गए, नहीं 40 संडे नहीं होंगे, ध्यान रखना। आप ये मत कर देना कि 10 मंथ और उसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 40 संडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर जब हम जुलाई में देखते हैं तो पता चलता है कि सर जुलाई 16 से स्टार्ट हो रही है, और ये इसीलिए लिखा हुआ था कि देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 16 to 30 तक कितने संडे, ओनली सर 2 संडे। तो क्या जुलाई में 4 संडे थे, नहीं सर जुलाई में 4 संडे नहीं थे, क्योंकि 1 to 15 तक 2 संडे और 16 to 30 या 31 तक 2 संडे। तो जुलाई में फिर कितने संडे हो गए हमारे पास में, सर जुलाई में तो हमारे पास में ओनली 2 संडे हुए। में 4, सितंबर में 4, अक्टूबर में 4, नवंबर में 4, दिसंबर में 4। एक मिनट रुको, आपका बाद में करूंगा ना, सॉरी। जनवरी में 4, फरवरी में 4, मार्च में 4 और अप्रैल में 4। बाकी सब में 4 होंगे क्योंकि सब में 1 to 30 हो रहा है, सब में 1 to 30 हो रहा है, लेकिन जुलाई में सिर्फ 16 जुलाई से 31 जुलाई तक है। तो अब आप एक बात बताओ, आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप स्कूल ही नहीं गए,
गए नहीं ना, तो वो उनके संडे थोड़ी काउंट करोगे सर, वो तो संडे फिर काउंट ही नहीं होंगे। क्यों? जब आप 1 to 15 जुलाई तक स्कूल ही नहीं गए तो 1 to 15 जुलाई तक संडे क्यों काउंट करोगे? आपने स्कूल कब स्टार्ट किया सर? 16 जुलाई, 16 जुलाई को स्टार्ट किया, तो फिर संडे कितने रहेंगे सर? 1 से लेकर 15 तक है 2 संडे, 1 to 15 तक 2 संडे रहते हैं, और 16 to 30 या 31 तक 2 संडे रहते हैं। तो फिर जुलाई में कितने संडे हुए सर? 2 संडे। अगस्त में कितने हुए सर? 1 to 15 तक 2 और 16 to 31 तक 2 2 2 2 4 हो गए। क्योंकि देखो ये आपको क्यों लिखा था, ये लाइन दोनों इसीलिए लिखा था कि ये लिखा हुआ है कि हर महीने में 4 संडे आते हैं, जिसमें से कैसे पता करना है कि 1 to 15 तक 2 संडे और 16 to 30 या 31 तक 2 संडे, इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पता चला कि सर बाकी सब में 4 संडे रहेंगे, लेकिन केवल और केवल सिर्फ जुलाई में 2 संडे रहेंगे। तो बाकी आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो 4 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 4 जो कितना हो गया 36, तो ये हो गए, और 2 ये संडे हो गए, तो सर 38 तो हमारे पास में क्या हो गए सर? संडे हो गए। तो संडे आपके पास में कितने हो गए? 38। कैसे पता किया सर? 1 4, इसमें 4 संडे, इसमें 4 संडे, इसमें 4, क्योंकि 1 2 टोटल कंप्लीट, कंप्लीट मंथ में कितने 4 संडे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट मंथ थोड़ी सा जुलाई, जुलाई तो सर आधा महीना रहा, 16 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम 4, तो 4 को 9 टाइम प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 2 यहाँ से कर दे, क्योंकि 4 9 या 36 होता है, जब सेम सेम होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 प्लस कर दिया तो 38 संडे तो यहाँ पे हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि सर इस टोटल डेज में संडे कितने आए हमारे पास में। यहाँ पे इसमें इसमें ये भी लिखूंगा मैं कि सर ये हमारे पास में क्या है, ये सब वेकेशंस है, तो सर संडे कितने हमारे पास में सर? 38 संडे हमारे पास में। कितने संडे? 38। इसके अलावा क्या कोई और भी वेकेशन है? हाँ सर, हमारे पास में और भी वेकेशन दी हुई। कौन सी दी हुई? विंटर वेकेशन 10 डेज है, और दिवाली वेकेशन कितनी है सर? 15 डेज। ये भी इधर लिख देंगे। तो ये भी क्या कर दें इधर, इसमें से माइनस से तो करना पड़ेगा सर। यहाँ पर जो आपके पास में विंटर वेकेशन, डब्ल्यू बी लिख दो, विंटर वेकेशन कितनी है 10 डेज, और दिवाली वेकेशन कितनी है सर? 15 डेज। तो ये तीनों क्या प्लस करोगे? अरे सर प्लस कैसे करेंगे, जब हम स्कूल ही नहीं गए तो उसको तो माइनस करेंगे। चलिए सर पहले इसमें से माइनस कर दें, तो पहले तो इन तीनों को प्लस कर लो कि कितना माइनस करना है, तो पता चला कि सर 30 40 50 और 8 और 5, तो ये कितना हो गया सर? 63। तो ये हमारे पास में हो गए। तो सर हमारे पास में 63 वेकेशंस टोटल, जो हमारे पास में वेकेशंस रही, वो हमारे पास में वेकेशंस कितनी रही सर? वो 63 वेकेशंस रही। कैसे पता किया सर? 38 तो हमारे पास में थे संडे, ठीक है, उसके बाद में 10 डेज थी हमारे पास में विंटर वेकेशन, और 10 डेज थी हमारे पास में दिवाली वेकेशन, यानी कि दिवाली की छुट्टी 15 दिन की, सर्दियों की छुट्टी 10 दिन की, और जो हमारे पास में संडे थे वो 38 हमारे पास में क्या रह गए थे सर? रविवार रह गए थे। इस तरह हमने टोटल मिलाकर जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास में पता चला कि सर 63 डेज हमारी क्या थी? वेकेशन थी, या 63 दिन हमारी क्या थी? छुट्टी रह गई थी। अब 63 डेज आप स्कूल नहीं गए? नहीं सर। तो आप ये बताओ कि आपने टोटल, यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्या कि सर टोटल स्कूल डेज लिख लेते हैं, ये तो टोटल डेज हो गए, और उसमें से कौन से डेज यहाँ पर लिख लेते हैं सर? टोटल स्कूल डेज, टोटल स्कूल डेज, यानी स्कूल वाले दिन कितने थे? तो सर 290 टोटल थे, उसमें से हमने 63 जो हमारी वेकेशन थी उसको माइनस कर दिया। तो जब माइनस किया तो ये कितना हो गया सर? 8, ये बन गया 10, ये 7, ये 2 और ये 2, तो सर 227 डेज हमारे क्या रहे सर? टोटल स्कूल वाले डेज रहे। अब आपको ये बताओ, आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा था, वो कौन सा पूछा था कि सर आपका जो टोटल बस फेयर कितना होगा? ये भी इसके साथ में लिखा हुआ है कि टोटल बस फेयर हमारा कितना है, टोटल बस फेयर हमारा कितना रहेगा। तो सर हमने जो 227 डेज हमारे स्कूल में थे, और हमारे पास में सर कुछ रुपीज हमारे गिवन है। क्या गिवन है कि सर आपको 50 रुपीज पर डे का आपका बस फेयर है, टोटल 50 रुपीज आपका बस फेयर है। टोटल आपका जो बस फेयर कितना है वो सर 50 रुपीज टोटल बस फेयर है डेली का, यानी कि आपको एवरीडे कितने रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं सर? 50 रुपीज। तो आप एक बात बताओ, आप अगर 227 डेज स्कूल जाते हो तो 227 को किससे मल्टीप्लाई कर दें सर? 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें, तो 227 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 7 5 जा 35, 3 रहेगा कैरी, 5 2 जा 10 और 3 कितना हो गया सर? 13, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो ये टोटल कितना आ गया सर? 1135 रुपीज हमारे पास में क्या रहेंगे, और ये जीरो, ये साथ में क्या रहेगा? ये
हमारा जीरो तो 11,350, 11,350 रुपए आपके क्या रहेंगे सर टोटल बस फेयर, या हमारा जो पूरा बस का किराया है वो कितना रहेगा 11,350। 11,350 रुपीज हमारे पास में क्या रहेंगे सर, कहेंगे जीरो कहाँ से आया, तो देखो जीरो इस 50 रुपीज का है क्योंकि आपने इसको तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास में दो आंसर है। एक छोटा सा क्वेश्चन था, माइक म्यूट करो। यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले अगर आपका जो भी हैंड है, आपको सभी को पता है कि सर उसके बीच में यहाँ पर तो गैप होता है ना, ये वाला तो इस पे दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा ब्लैक। हाँ सर, यहाँ पे आपका गैप रहता है, यहाँ आपका हमेशा ऊपर रहता है, फिर यहाँ पर गैप रहता है, फिर ये ऊपर रहता है, फिर ये गैप रहता है, फिर ये ऊपर, और इस तरह आपका हैंड होता है। आप सभी को पता है कि जो आपका हाथ है वो सर इसी तरह का हमारा बना हुआ है, उसके अंगुले पे जो कुछ ऐसे उभरे हुए हैं, कुछ ऐसे नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। अब आपको अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है सर, आप इधर से स्टार्ट करो ना। जैसे ये सबसे पहले यहाँ पर जनवरी लोगे, उसके बाद में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और उसके बाद में दिसंबर। अब ध्यान रखना, जब आप इधर से स्टार्ट करोगे तो ये वाला आपके ऊपर वाले पे आएगा ना, ऊपर वाले जब भी आपके ऊपर वाले में आए ना, तो आपको क्या करना है, उसको आपको 31 लेना है, जहां जहां भी ऊपर वाला हो। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा दिखेगा ना। सर जहां जहां भी, ये भी नहीं आएगा, येलो ठीक दिखेगा, येलो भी नहीं, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको, इसमें कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं सर ये ले लेते हैं ना। सर जहां जहां भी हमारे पास में ऊपर रहेगा उसको हम कितना लेंगे, उसके बाद में 31, ये भी नहीं दिख रहा है, ये दिख जाएगा ना, ये सर 31 लेंगे, जहां जहां भी आपके पास में ऊपर रहेगा वो सर 31 होगा, और जो नीचे दशा रहेगा, जो दशा हुआ भाग है यानी कि नीचे दबा हुआ भाग है, उसको हम कितना काउंट करेंगे सर, उसको हम हमेशा काउंट करेंगे सर 28, या उसको वैसे 30 काउंट करेंगे, ठीक है। उसको काउंट कितना करेंगे, 30 करेंगे। लेकिन कुछ जगह पे क्या होगा, कुछ जगह पे सर वहां पे फेब्रुवरी में 28 या 29 होंगे, बाकी आपका चाहे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन सब में वो 30 रहेगा, क्योंकि वो आपका अंगुलियों के 10वें भाग के अंदर आ रहा है, जो अंगुलियों का नीचे नीचे वाला भाग है ना उसके अंदर आता है। इसलिए इसलिए आपको क्या करना है, उसको सर आपको 30 काउंट करना है, बाकी सभी में जो भी ऊपर वाला भाग हो उभरा हुआ, उसमें 31, दबे हुए में 30 करना है। और इस तरह आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो भी आपको ऊपर रहे उसको 31 काउंट करना, नीचे रहे उसको 30 काउंट करना। लेकिन इसका ध्यान रखना, ये एक अलग ही है फेब्रुवरी, ये या तो 28 का होगा या 29 का होगा, ठीक है, ये 28 या 29 होगा। तो ये आपको छोटी सी ट्रिक मुझे बतानी थी, जो मैंने आपको सिखा दी, लगभग स्टूडेंट को आती थी। बाकी एक बार फिर से ध्यान रखना इसको, क्योंकि यही आपके काम आने वाली है ना, जिससे आप जल्दी से फाइंड आउट कर लो कि हाँ ये 31 या 30 डेज है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो करेंगे, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि सर मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ आपको। सर यहाँ पर होता है हमारे पास में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी को पता है पहले से, तो इसको ऊपर मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि सर ये टाइम कितना मेजर होता है, हर पे 5 पॉइंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5, 10 है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। अब आपको मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है, चलिए आप ही मान लो, है ना, ये आप हो, ओके। और आपने क्या किया, आप नाइट में आप सोने गए, ठीक है, नाइट हो गई, नाइट हो गई तो आप सोने चले गए, यानी कि आपने स्लीप करना स्टार्ट किया। और वो आपने स्टार्ट किया सर, हम सोने चले गए, वो हम गए 10:30 PM, 10:30 PM, यानी कि रात्रि 10:30 पे आप सो गए, ओके। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आपने वेकअप, वो कब, ठीक है, वो कब किया सर, आप उठे कब, हम जो उठे वो उठे सर यहाँ पर आपने
ये लिख देते हैं 5:30 AM। ओके, 5:30 AM। अब आपको ये बताना है, अरे माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अब आपको ये बताना है कि हाउ मच टाइम यू हैड स्लीप, आप कितने समय तक आप सोए, आपको ये बताना है। टोटल कितने आवर्स और कितनी मिनट्स तक आप वहां पे आपने नींद ली, यानी कि कितने टाइम तक आप सो रहे थे, आपको ये बताना है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि सभी कर देंगे क्योंकि आपके बुक्स में से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में भी बहुत बार किए होंगे। तो ये बता दीजिए कि जल्दी से कि आप कितने टाइम तक आपने नींद ली, कितने टाइम तक आप स्लीप किए। आप जब 10:30 PM पर आपने स्लीपिंग स्टार्ट की और 5:30 AM पर आप वेकअप करके आप उठ गए, बताइए। अब देखो सिंपल सी एक यहाँ पे आपको सीधा ये देखना है कि सर 10:30, ठीक है। जो बातें समझा रहा हूँ एग्जाम में उस तरह से करना है ताकि आपका रॉन्ग होने के चांसेस नहीं हो, क्योंकि वहां पर एक ही चांस मिलता है, उसलिए उसको अच्छे से यूज करेंगे। सर हमने 10:30 पे स्टार्ट किया स्लीप करना, ठीक है। 10:30 से आप एक काम करो, पहले इसमें 30 मिनट्स प्लस कर दो। 30 मिनट्स प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 11, है ना, ऐसे कर लो। ये कितना हो गया 11 PM। तो 30 मिनट्स तो यहाँ से, अब 11 से सर 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 के बाद में सर 5:30 तक, 5 से 5:30 कितनी मिनट्स हो गई सर 30 मिनट्स इधर हो गई। अब ध्यान रखना काउंटिंग कैसे करनी है सर, 1 आवर 2 3 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 आवर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6। तो सर ये टोटल कितने आवर हो गए सर 6 आवर, तो ये हो गए हमारे पास में 30 मिनट्स इधर की और 30 मिनट्स इधर इधर की। तो 30 और 30, 30 मिनट और 30 मिनट टोटल मिलाकर कितनी हो गई सर 60 मिनट। और 60 मिनट को कल भी मैंने बताया था कि 60 मिनट को क्या कहते हैं सर, 60 मिनट को 1 आवर कहते हैं। 60 मिनट को क्या कहते हैं सर, 60 मिनट को 1 आवर या 1 घंटा 60 मिनट को कहा जाता है। 60 मिनट को क्या कहा जाता है 1 आवर। तो 1 आवर ये, तो 6 आवर प्लस 1 आवर, क्योंकि ये भी तो प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक गए आप, इस तरह बना लिया। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए सर 7 आवर हमने क्या की स्लीपिंग, 7 घंटे तक हम सो रहे थे। अगर आपको ये कह देता कि सर ये टोटल मिनट्स कितने हैं, अरे रुक जाओ मेरी सुन लो तो। अगर आपको ये कह देता कि सर ये टोटल मिनट्स कितने हैं, तो आपने कहा कि सर 1 आवर इजिकल टू कितना होता है सर, 1 आवर इजिकल टू 60 मिनट होते हैं। और 7 आवर तो 7 × 60, तो 420 मिनट्स हमारे पास में क्या थी टोटल मिनट्स थी, 420 मिनट्स हमारे पास में टोटल मिनट रहेगी। ठीक है, इस तरह आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसी में क्या होगा, इसी में आपको कुछ वर्क का दे देगा कि जैसे मोहन ने काम करना स्टार्ट किया या होमवर्क करना स्टार्ट किया इतनी बजकर इतनी मिनट पे और इतनी मिनट पे एंड कर दिया। तो इस तरह आपको उसको में क्या करना है कि कुछ, अरे आंसर किसी में नहीं आएगा क्योंकि आंसर तो हमें आवर्स में पूछा है ना, AM ना PM। ये आवर पूछा है, यहाँ पर घंटा पूछा है, आवर नहीं पूछा ना। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाओ। अब देखो सर यहाँ पर क्या हुआ, इसको जो टोटल टाइम लगता है ना, वो लगता है सर इसको 1 डे, 1 डे एंड 10 आवर। सर इसको 1 डे और 10 आवर, एक दिन और 10 घंटे इसको लगते हैं। इसको टोटल टाइम कितना लगता है सर, इसको एक दिन और 10 घंटे, 1 डे 10 आवर, 10 आवर्स इसको टोटल टाइम लगता है। तो आप ये बताइए कि ये मुंबई जब पहुंचेगी तो उस दिन डे कौन सा होगा, एक तो यहाँ पर डे कौन सा होगा और वो किस टाइम पर, उस डे को वह किस समय किस टाइम पर वह यहाँ पर पहुंचेगी। वो AM भी हो सकता है या वो PM भी हो सकता है। आपको ये बताना है कि ये किस समय यहाँ पर पहुंचेगी, किस कौन सा टाइम होगा और कौन सा दिन होगा जब ये यहाँ पे पहुंचेगी। ये ट्यूसडे को स्टार्ट हुई 9:15 AM पर, और इसको टोटल टाइम जो लगता है सर वो 1 डे और 10 आवर्स इसको दिल्ली टू मुंबई लगता है। और आपको ये बताना है कि सर ये कौन से दिन वहां पर पहुंचेगी और कौन से समय पर वहां पर पहुंचेगी। चलिए से सर सबसे पहले इस बस ने जो स्टार्टिंग की या इसने डिपार्चर जो किया या इसने जो प्रस्थान किया वो सर ट्यूसडे को 9:15 AM पे स्टार्ट किया। ठीक है सर, ये तो पता चल गया कि हमें इसने
9:15 AM पे इसने स्टार्ट किया। ओके, इसको टोटल टाइम कितना लगा सर? इसको 1 डे और 10 आवर इसको टोटल टाइम लगा, 1 दिन और 10 घंटे। अब आपको पता होगा कि मान लो मैं अगर कहूं कि जैसे आज आप 9:15 AM पे आपने कोई स्टार्ट किया काम, जैसे मान लो कि ये बस आप भी चला रहे हो, ये समझ लो आप 9:15 पे स्टार्ट कर रहे हो और इसमें एक दिन कब हो जाएगा सर? जब हम इसमें 24 घंटे इसमें प्लस कर देंगे, 24 आवर्स इसमें प्लस कर देंगे। तो जैसे आप इसमें 24 आवर्स प्लस करोगे तो आपको पता ना आप कहाँ पे आ जाओगे घूम के? सर वहीं आ जाएंगे जहां पे स्टार्ट किया। इसका मतलब कि नेक्स्ट डे आप 9:15 AM पे आप वापिस स्टार्ट हो जाओ, खड़े हो जाओगे, तो इसमें आपके कितने आवर्स हो गए सर? 24 आवर्स। नहीं पता था तो आज के बाद में ध्यान रखना, अगर आप किसी भी टाइम में अगर 24 आवर प्लस कर दोगे तो टाइम वही रहेगा लेकिन डे चेंज हो जाएगा। कैसे? ये कौन सा डे था? ट्यूसडे, और यहाँ पर 24 आवर आने पर कौन सा डे हो गया? वेडनेसडे। आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ ना, ऐसे समझना। जैसे मान लो कि अभी आपकी मान लो कि 7 PM है, अभी कौन सा है? 7 PM, और आज कौन सा डे है सर? वेडनेसडे है, ठीक है, बुधवार है। अब अगर मैं कहूं कि नेक्स्ट डे, जैसे कल आपका जो 7 PM होगा और वो कौन सा होगा सर? थर्सडे या गुरुवार को होगा, इसके बीच में कितने आवर हो गए? तो आपने कहा कि सर 7 से 7, चलिए मैं इसमें कुछ और बताता हूँ ना, थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूँ। इसमें क्या चेंज करता हूँ? पहले इसके बीच में एक AM लिखता हूँ, 7 AM, ये सुबह जब आप स्कूल जाने की तैयारी करोगे थर्सडे को, और ये 7 PM जब हम हमारी क्लास को वापस एंड करेंगे कल थर्सडे। अब आपको ये बताना है कि इसके बीच में टोटल कितने डेज है सर? इसके बीच में टोटल कितने आवर हुए सर? 12 आवर। अब ध्यान रखना, और इसके इसके बीच में टोटल कितने आवर है सर? 24 आवर, 24 घंटे। इसके बीच में कितने हैं सर? 12 आवर। क्या समझे आप? पता है आपने कहा कि सर अगर आप केवल 12 घंटे प्लस करते हो, अगर आप केवल 12 आवर प्लस करते हो तो मतलब क्या होता है कि PM आपका AM हो जाता है, PM आपका क्या हो जाता है? AM। लेकिन सर अगर आपने उसमें 24 घंटे प्लस कर दिए, 24 आवर प्लस कर दिए, तो PM और PM सेम रहेगा, बस आपका डे चेंज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डे चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 12 आवर में डे चेंज हो, ध्यान रखना 12 आवर में डे चेंज नहीं होता है कभी। अब मान लो कि मैं कहूं कि सुबह के आपके 7 बजे में आपके 7 AM है, और इसमें मैं अगर 12 आवर प्लस कर दूं तो क्या करोगे? तो सर 7 PM होगा। क्या होगा? 7 PM, यानी कि शाम की 7 बज जाएगी, लेकिन डे तो सेम रहेगा। जैसे मान लो ये थर्सडे था तो ये भी थर्सडे ही रहेगा, लेकिन 24 आवर प्लस होने पर क्या हो जाता सर? ये 7 AM आता, और वो भी कौन सा डे का सर? नेक्स्ट डे का, अगले दिन का। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए अभी ध्यान रखना कि सर 24 आवर प्लस करने पर तो हम अगले दिन पे चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे? टाइम सेम रहेगा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा 24 आवर में, लेकिन सर डे चेंज हो जाएगा। अगर AM है तो AM रहेगा, PM है तो PM रहेगा, लेकिन आपका डे चेंज हो जाएगा किसमें? 24 आवर प्लस करने में। तो पहला काम तो ये चला, और क्योंकि 1 डे लिखा हुआ था तो हमें पता था कि 1 डे मतलब सर 24 आवर, सीधा सीधा है तो ये लिख दिया 24 आवर, यानी कि पूरा एक दिन लग गया तो 24 आवर तो वो। इसके बाद में सर 10 आवर और प्लस करने, हमें क्या करने हैं सर? 10 आवर और प्लस करने हैं यहाँ से। अब आपको 10 आवर प्लस करने हैं ना, तो एक बात बताओ, अगर 9:15 हो और मैं 9:15 से 10:15 कर दूं, 9:15 से कितना कर दूं सर? 10:15, इन दोनों के बीच में टोटल कितना आवर हुआ सर? 1 आवर हुआ, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पे अगले पे चले गए। तो 9:15 से 10:15 तक 10 आवर। इसी तरह इसमें टोटल 10 प्लस कर लो, 10 आवर प्लस कर लो, तो सर 1 आवर क्या? तो 10:15, ये 2 आवर, ये 15 साथ में लिख देंगे, ध्यान रखना 15 हम साथ में लिख देंगे। कितना हो गया? 1 2, इधर 3 करो, 4 5 6 7, और उसके बाद में कितना आ जाएगा सर? 8 9, और ये हो गया सर 10। ठीक है, अब देखो ऐसे पहले ऐसे लिख लेना सर, 10 11 15, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 15, ये 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7। 15 का तो 15 ही रहेगा सब जगह, क्योंकि 15 पे चल रहे हैं हम, 15 to 15 कर रहे हैं ना, 10 आवर पूरे 1 आवर में 15 to 15 रहेगा, इसलिए 15 to 15 ये आ गया, और ये 7:15 आ गया। टोटल कितने पे सर? 10 आवर पे। लेकिन पता क्या चेंज हो गया? चेंज में बताता हूँ, देखो चेंज क्या हो गया। ये आपके पास में क्या था सर? AM था, ये क्या था? AM। अब आप एक बात बताओ, AM का मतलब 9:15। 9:15 कब बजती है सर? कुछ बच्चे तो स्कूल जिस समय जाते हैं, कुछ बच्चों के लंच होता है इस समय, और फिर कौन सा आता है सर? 10, वो भी कौन सा रहता है सर? AM ही रहता है।
उसके बाद में 11:15 में भी AM रहता है। लेकिन सर अगर आपके यहाँ पर जैसे 12 हो बज जाएंगे, 12 AM हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो वहां पे सर PM आ जाएगा। 12 होते ही कौन सा आ जाएगा? PM हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो ये PM आएगा। अब सर दोपहर हो गई, नून हो गई ना, ये भी दोपहर हो गई, ये हो गई, और इस समय हम सर आपकी क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे धीरे धीरे इस समय 5:15 तक आ जाते हैं, फिर 6:15 पे तो सभी क्लास में रहते ही हैं, और 7:15 जब सर हमारी क्लास एंड होने लगती है, तो ये हमारी क्लास एंड होने लगती है सर 7:15 पर। और जैसे हमारी क्लास एंड होने लगती है तो ये बस हमारे घर पे आके रुक जाती है, मुंबई में ये बस पहुंच जाती है अपने आप अपने घर पे। हमारी क्लास एंड हुई और उधर वो बस अपने आप घर पे पहुंच गई 7:15 पे। लेकिन कौन से दिन? सर वेंसडे, और सर आज भी वेंसडे ही है, यानी कि अभी ये 7:15 पे एक बस अपने आप घर पे पहुंच जाएगी। तो ये रहेगा। वापिस से समझ लो एक बार इसको वापिस से समझ लो सभी स्टूडेंट दोबारा। सबसे पहले सर ये ट्यूसडे को स्टार्ट हुई 9:15 AM पर, और जब भी अगर आपको 24 आवर अगर आपको प्लस करना होगा तो टाइम सेम रहेगा, AM का AM रहेगा, PM का PM रहेगा, यहाँ भी टाइम सेम रहेगा। कब? जब उसमें 24 घंटे प्लस करोगे, 24 आवर प्लस करोगे। लेकिन सर डे चेंज हो जाएगा आपका, ट्यूसडे से वेंसडे, वेंसडे से थर्सडे, नेक्स्ट डे आ जाएगा 24 आवर में। अब आपने 9:15 AM तो कर लिया वेंसडे का ट्यूसडे से, लेकिन सर उसमें भी 10 आवर और प्लस करने। 1 आवर अगर 9:15 में मैं अगर 1 आवर प्लस करूं तो कितना होगा? 10:15 हो जाएगा 9:15 की जगह, क्योंकि 1 घंटा जैसे प्लस करेंगे तो सेम आगे पे चले जाएंगे, जितने भी इसमें डिफरेंस का कर लेंगे पूरा। जैसे पूरा इसमें देखो, मैं यहाँ से क्लॉक लेके आता हूँ ना, क्लॉक से थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। ये नहीं, ये वाली क्लॉक है ना, जैसे मान लो ये क्लॉक है ना, और आप यहाँ पर थे, आप कहाँ पर थे सर? ये 9 तो ये रहा हमारा, और 15 सर ये रहा, 15 ये यहाँ पर थे ना आप, ये 9:15 पे थे। अब आपको इसमें 1 आवर प्लस करना था, तो 1 आवर सर ये घड़ी ऐसे चली और ये वापस 15 पे यहाँ पे आ गए, तो ये 1 आवर हो गया। लेकिन सर ये यहाँ से आके यहाँ पर आ गई, ये 9 से कहाँ पर आ गई? 10 पे आ गई, और ये 15 टू 15, तो जब एक राउंड पूरा हो जाता है ना घड़ी का, तो कितना हो जाता है सर? 1 आवर हो जाता है। चाहे आप कहीं से स्टार्ट कर लो। जैसे अगर मान लो मैं इसमें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसमें मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता है, इसमें यहाँ से अगर मैं यहाँ से घूम के ऐसे वापस यहाँ पर आ गया, तो मैंने क्या कर दिया सर? घड़ी का एक चक्कर पूरा कर लिया, मतलब मैंने 1 आवर हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 1 आवर। जरूरी नहीं कि वो 12 से स्टार्ट होता है, अगर आप किसी नंबर से स्टार्ट कर रहे हो और वहीं पर वापस आ जाते हो तो वो आपका 1 आवर हो जाता है। यानी कि घड़ी का पूरा चक्कर लगाना, यानी कि 1 राउंड क्या होता है? 1 आवर के इक्वल होता है। अगर आप मिनट की सुई को लेके चलते हो, मिनट की सुई वाली, और अगर आवर की वाली पूरी चलते हो ना, आवर की, जैसे आवर, तो अगर घंटे वाला हैंड, आवर हैंड जिसे क्या बोलते हैं? आवर हैंड, घंटे वाला अगर चलेगा तो ये 1 घंटा, 2, 3, इस तरह इसमें कितने आवर हो जाएंगे सर? 12 आवर हो जाएंगे। ध्यान रखना कितने हो जाएंगे? 12 आवर, जब आपका घंटे वाला पूरा चलेगा, है ना। लेकिन अगर मिनट वाला आप अगर घुमाओगे, जैसे ये अभी देखो, ये वाला सेकंड वाला, रेड वाला कौन सा है? सेकंड वाला है। अब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर ये यहाँ से घूम के अगर यहाँ वापस आएगा, तो इसने कितनी मिनट, कितने सेकंड्स काउंट कर ली सर? इसने 60 सेकंड्स काउंट कर ली, क्योंकि हर पे 5 है, तो कितनी मिनट हो गई? 1 मिनट। लेकिन अगर ये वाला जो आपका मिनट एंड है, ये अगर यहाँ से स्टार्ट होके वापस घूम के अगर यहाँ पे आएगा, तो इसने कितनी मिनट्स काउंट कर ली सर? 60 मिनट। तो कितना हो गया सर? 1 आवर। लेकिन अगर ये आपका आवर एंड अगर यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? इसने सर 12 आवर इसने कर ली, कितने कर लिए सर? इसने 12 आवर यहाँ पर काउंट कर लिए, तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ से, चलो अच्छी बात आ गई, तो मैं ये भी सिखा देता हूँ। अगर मान लो ये आपका आवर हैंड है, आवर हैंड है, यानी कि घंटे वाली जो सुई है, वो अगर घड़ी का एक चक्कर पूरा लगा देती, क्या लगा देती? एक चक्कर, 1 राउंड अगर घड़ी का पूरा लगा देती है, तो कितना हो जाएगा सर? उसमें होते हैं 12 आवर। ध्यान रखना इस बात का विशेष। सर अगर आपकी जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड या जो मिनट वाली जो सुई है, वो अगर एक चक्कर पूरा लगा देती है, तो कितनी होती है सर? उसमें 1 आवर होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 1 आवर। लेकिन अगर आपकी जो सेकंड वाली सुई है, वो अगर एक चक्कर पूरा लगा देती है, तो आप क्या कहोगे सर? उसने 1 मिनट, उसमें कितने होंगे सर? 1 मिनट। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि अगर आपकी सेकंड वाली सुई अगर एक चक्कर पूरा लगा देती है, तो वो 1 मिनट काउंट करती है। अगर मिनट वाली सुई या मिनट हैंड अगर आपका 1 राउंड एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो उसमें 1 आवर काउंट होता है। और अगर आवर हैंड या घंटे वाली सुई अगर एक चक्कर पूरा राउंड लगा देती है किसी भी जगह से, तो उसमें 12 आवर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने लिखवा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको ये याद रहे थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
सर अब ध्यान रखना, हाँ हाँ पूरे सर कि काटा घंटे का सर पूरे दिन उसको 24 घंटा मैं नहीं भेज माना दूंगा, जाएगा। भेज दूंगा। ये केवल मैंने एक चक्कर बताया घड़ी का, है ना, 24 वो नहीं बताया मैंने कि पूरे दिन में, सर केवल अगर मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी ग्रुप में भेज दूंगा, आप इधर देखो। तो सर यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये 1 घंटा इसने काउंट किया तो ये सेम जगह आ गई 10:15 पे। इसी तरह सर हमें 10 घंटे लेने थे, तो पहले मैंने इस तरह लिखे थे, देखो पहले मैंने ये नहीं लिखे थे, पहले मैंने ये वाले लिखे थे। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ये पता होना चाहिए कितना चलना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख लिया। अब यहाँ से 9 से 10:15, 11:15, 12:15, 1 2 3 4 5 6 और 7:15। पता चला कि सर ये एम था, ये एम था, एम था। लेकिन सर जैसे 12 आ जाएगा तो आपको पता है ना कि जब सुबह की 11:15 होती है, 11:15, तो उसके बाद में 12 आते कौन सा आ जाता है सर? पीएम आ जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि पीएम कहाँ से स्टार्ट होता है सर? दोपहर की जो 12 बजती है, जो आफ्टरनून की 12 होती है ना, 12 o'clock, उस समय आपका पीएम आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना, एम 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 मत कर देना यहाँ पे, एम से पीएम हो गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे पीएम चलेगा और शाम को 7:15 तक पीएम ही रहेगा। नाइट की जब तक 12 नहीं होगी वापस, तब तक पीएम ही रहेगा। और ये सर फिर कितना हो गया सर? 7:15 तो उसका टाइम रहेगा पीएम। और कौन सा डे रहेगा सर? वेंसडे रहेगा उसका। कौन सा रहेगा? वेंसडे या बुधवार रहेगा। लेकिन टाइम कौन सा रहेगा? 7:15 पीएम, यानी शाम को 7:15 पे पहुंचेगी, और वो भी बुधवार को पहुंचेगी, यानी वेंसडे को पहुंचेगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब रुको, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी है वो मैं यहां से आपको समझा देता हूं। वो हमारे बहुत काम की बात है, इसलिए हम केवल उसको समझ लेते हैं। बाकी आपको पता है कि सर ये 200 का नोट है, ये 100, ये 500, ये 2000। लेकिन यहाँ से एक एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। वो कौन सी समझनी है वो आप समझ लो। ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा है कि सर 100 पैसे, है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 1 रुपीज। देखो आजकल रुपीज के साइन को इस तरह भी लिखा, ये हमारे केस का होता है सर, रुपी का साइन होता है 1 रुपी, या इसको 1 रुपीज, रुपीज 1 लिख दिया मैंने, है ना, जो भी 1 RS 1 है ना, इस तरह लिखा जाता है। तो मान लो कि 1 रुपी है। अब आपको मैं कहूं कि इस 1 रुपी को आप पैसे में कन्वर्ट करो, सर ये कितने पैसे हैं? तो आपको ध्यान रखना, आज से याद रखना, 1 रुपए में या 1 रुपए में सर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं सर? 100 पैसे या 100 पैसे होते हैं, वो भी किसमें सर? 1 रुपए या 1 रुपए में। इस बात का ध्यान रखना, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप मुझे ये बताइए कि ₹15 और ₹15 में कितने पैसे होंगे, तो आप क्या करोगे? मैं ऐसे सुन लो, ऐसे समझो कि स्क्रीन आपका, सर 1 मिनट रुकिए। लेकिन तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो 15 रुपीज में कितने पैसे होंगे सर? 15 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1500 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 1500 पैसे, यानी कि 1500 पैसे ये हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब एक और नया क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि सर मेरे पास में 30 पैसे, मेरे पास में कितने हैं सर? 30 पैसे हैं, और आपको मुझे इस 30 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। 30 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है, कि ये कितने रुपीज है। अब ध्यान रखना, आज आपको बहुत ही एक अलग बात सिखाने वाला हूं, उसकी बात को ध्यान रखना। देखो, कई बार हमारे पास में क्या होगी, जो एक तो जो ये हमारे पास में जैसे पैसे लिखा हमने, है ना, हमने रुपीज लिखा, इसी तरह जैसे हमने आवर, जैसे मिनट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। इसी तरह अगर हम और देखें तो मीटर, ग्राम, लीटर, ये सब आपके पास में क्या होती है? इन सबको पता है क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं सर किसी भी नंबर के साथ में लिखी हुई यूनिट, जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई। क्योंकि अगर मैंने ये लिख दिया 3, तो आप पूछोगे सर ये 3 क्या है? 3 क्या है? आपको नहीं पता कि 3 क्या है। लेकिन मैंने अगर इसके आगे 3 लीटर लिख दिया, तो आप क्या कहोगे? सर इसका मतलब कि ये किसी ना किसी लिक्विड, जो भी आपके पास में जो लिक्विड है, उस लिक्विड के बारे में बता रहा है।
ठीक है, चलो मैंने इसका लीटर हटा दिया। अब इस लीटर को हटा के मैंने इसके आगे लिख दिया 3 पैसे। तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर ये तो मनी बना दिया आपने, 3 इसको तो मनी बना दिया, ये हटा दिया। इसकी जगह मैंने लिख दिया आवर। ओके सर, आपने इसको टाइम बना दिया। क्या बना दिया, टाइम बना दिया। तो इस 3 के बारे में कौन बताएगा, ये 3 क्या है, इसके बारे में सर ये यूनिट या इकाई बताती है। ये कौन बताती है, ये यूनिट या इकाई इसके साथ में मिलकर इसके बारे में बताती है। जैसे हम नहीं पढ़ते प्रोनाउन, सर्वनाम पढ़ते ना हिंदी में, सर्वनाम या प्रोनाउन क्या होते हैं, सिर्फ किसी भी संख्या को, किसी भी जो संज्ञा होती है, जो भी नाउन होती है। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही एक प्रोनाउन है, वो क्या करता है सर, नाउन के साथ में आने वाले शब्द, नाउन की जगह आने वाले शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। एक जैसे विशेषण होता है, वो क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, आपको पता है ये बॉय है, लेकिन कैसा है, वो गुड है। राम एक अच्छा लड़का है, लड़का तो है लेकिन वो कैसा है, अच्छा है। इसका कैसे पता किया सर, ये जो आपका विशेषण या फिर जो एडजेक्टिव है वो इसका बारे में बता रहा है। तो यही बात यहाँ पर होती है कि सर जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट किसी भी नंबर के बारे में बताती है, किसी भी नंबर के बारे में बताती है कि वो है क्या, किसी भी नंबर के बारे में बताती है कि वो नंबर क्या है। अब ध्यान रखना, इसमें से कुछ यूनिट्स आपकी स्मॉलर यानी छोटी होती है, और कुछ आपकी क्या होती है सर, ग्रेटर यानी कि बड़ी होती है। कैसे, जैसे अभी हम रुपीज और पैसे की बात करते हैं, तो सर हमारा जो रुपीज है वो हमारा ग्रेटर होता है, जबकि हमारे पास में जो पैसे होते हैं वो स्मॉलर होता है। यही तो होता है कि जो पैसे होते हैं वो छोटी इकाई होती है, ये स्मॉलर यूनिट होती है, जबकि आपकी जो रुपीज है वो आपकी ग्रेटर यूनिट होती है। ठीक है, अब आपको मान लो कभी तो क्या होगा कि कभी कभी तो क्या होगा कि सर आप स्मॉलर टू ग्रेटर कन्वर्ट करोगे, यानी कि छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करोगे। कभी क्या होगा सर, आप ग्रेटर टू स्मॉलर यानी कि बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करोगे। कैसे, जैसे आपके सामने मान लो, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, बातों को ध्यान से सुनना है इस बातों को। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि आपके पास में जो पैसे हैं, है ना, जैसे 10 पैसे हैं, उन 10 पैसे को मेरे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, इनको रुपए में बदलना है। तो आपने क्या किया, स्मॉलर वाले को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर मैं लिखूं कि सर 10 रुपीज को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, 10 रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में, तो आपने क्या किया सर, जो भी आपके पास में बड़ी इकाई थी उसको आपने छोटी इकाई में बदला। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ आपने क्या किया सर, मैंने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया। रुपीज को कन्वर्ट किस में किया सर, हमने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, यानी कि बड़ी इकाई थी, ग्रेटर यूनिट थी, उसको हमने स्मॉलर यूनिट में, छोटी इकाई में बदला। लेकिन सर यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब सर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि स्मॉलर यूनिट या छोटी इकाई को हम किस में बदल रहे हैं सर, बड़ी इकाई या ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको कुछ बातें सिखा देता हूँ, ध्यान रखना। अगर कभी भी आप ग्रेटर यूनिट को, अगर आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करोगे, अगर आप कभी भी बड़ी इकाई को अगर आप छोटी इकाई में कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा क्या करोगे सर, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप स्मॉलर यूनिट को अगर आप ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करोगे, अगर आप छोटी इकाई को अगर बड़ी इकाई में बदलोगे, तो आप हमेशा क्या करोगे सर, डिवाइड। और किसका करोगे, जितना उसके अंदर होगा। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे, पहले ये दोनों बातें याद कर लो कि सर हमेशा ग्रेटर स्मॉलर करेंगे, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी से बड़ी में अगर बदलेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर करेंगे तो डिवाइड में करेंगे। ये पूरे मेजरमेंट में काम आएगा, हमारे मीटर, ग्राम, लीटर, टाइम, इसके अलावा रुपीज, सब में काम आएगा ये वाला दोनों फॉर्म। तो ध्यान रखना, ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ी से छोटी में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी में करोगे तो क्या करोगे, हमेशा स्मॉलर टू ग्रेटर में, तो सर हमेशा करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे इसका यूज करते हैं। आप बताओ कि पैसे को आप अगर रुपीज में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको इस पैसे को अगर आपको रुपीज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या कर रहे हो, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो आपने कहा कि सर जो पैसे होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, जो रुपीज होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, मतलब कि सर स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं। और आप यहां से देख के बताओ कि स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जब बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो आपने कहा कि सर स्मॉलर टू ग्रेटर मतलब छोटी से बड़ी, मतलब डिवाइड करेंगे।
अब डिवाइड किसका करेंगे सर, इस 30 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको तो 30 को कन्वर्ट करना ना, 30 को तो बदलना है। किसका करेंगे सर, 1 रुपीज में हमारे पास में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100। तो इसमें डिवाइड किसका करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। आपने डेसिमल में एक बात सीखी होगी कि सर नीचे अगर जितने जीरो होंगे हम इधर से उतने ही डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, उतने डिजिट काउंट करके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया सर, 0.30 रुपीज यहाँ पर हमारे पास में लिखे जाएंगे, 0.30 रुपीज लिखे जाएंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना कि इसका आंसर कितना होगा। अब आपको एक काम करता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि कितना समझ पाए हो। मैं यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, मुझे सबके आंसर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3, ओके 3 क्वेश्चंस लिखते हैं। कहाँ भेजोगे फिर, कमेंट में तो भेजोगे, कमेंट में। 1000 नहीं आता, देखो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, 1000 नहीं होते। वो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है सर, 5 रुपीज और 40 पैसे, 5 रुपीज, चलिए ऐसे कर देता हूँ मैं, रुपीज है 5.40, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन तो आपके पास में ये है। दूसरा लिखा हुआ है कि सर आपके पास में लिखा हुआ है 230 पैसे हैं, इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है ना। और इसके अलावा आपके पास में एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सर 80 पैसे, 80 पैसे, इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल सिखा रहा हूं। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि सर 880 पैसे है, 880 पैसे है, और इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, ध्यान समझना, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप ये पता करो कि ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर। आपने कहा सर पैसे हमारा स्मॉलर होता है और रुपीज हमारा ग्रेटर होता है, तो सर ये हमारा स्मॉलर टू ग्रेटर हो गया। इसका मतलब कि 880 में क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि छोटे से बड़े में तो भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसका सर, 100 का करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पैसे तो होते हैं सर, 2 डिजिट है, इधर से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो मतलब ये कितना आ गया सर, 8.80 रुपीज हमारे पास में रहेंगे, 8.80 रुपीज रहेंगे, क्योंकि आपको तो नीचे डबल जीरो, तो डबल जीरो लगाने पड़ेंगे। बस इस तरह आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। ये मैं पूरी की पूरी स्क्रीन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ।